लेट्स फाइट बयानबाजी। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद वेस्ट एशिया में तनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। पीएम मोदी ने इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित देशों के साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। दूसरी ओर अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कहा है कि हमने यह युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में हम इसे खत्म कर रहे हैं। हेगसेथ ने 47 साल की ईरान की दुश्मनी का जिक्र करते हुए कहा, अगर तुम अमेरिकियों को मारोगे तो हम बिना माफी के तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और खत्म कर देंगे। We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Their war on Americans has become our retribution against their Ayatollah and his death cult. It took the 47th president, a fighter who always puts America first, to finally draw the line after 47 years of Iranian belligerence. He reminded the world, as he has time and time again, being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के राम स्नेही संप्रदाय से जुड़े करीब 120 श्रद्धालुओं के दुबई में फंसने पर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये श्रद्धालु राम प्रसाद महाराज के मार्गदर्शन में रामकथा और सत्संग के लिए 23 फरवरी को दुबई गए थे, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में अचानक शुरू हुए युद्ध और बढ़ते तनाव से हवाई यात्रा बाधित होने के चलते ये सभी वहां फंस गए हैं। यह समाचार बेहद चिंताजनक है। गहलोत ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया है कि इन संतों और श्रद्धालुओं की सकुशल स्वदेशी वापसी सुनिश्चित की जाए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने ईरान पर हुए हमले में मासूमों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी इंसान और खास तौर पर बच्चे इस तरह बेरहमी से नहीं मारे जाने चाहिए। How do you see and what is the support for the Karnataka refugees? I just appeal to all people of this country, especially South India. There's a big large number of people working there. Big talent pool is also there. So we should give them protection. We should give them strength. They should not lose their confidence on them. Very big rush is there. All family members are requesting to come back. Lot of institutions are there. Our Indian institutions are there. So they all are very much caring. I should think that within 2-3 days things will be sorted out. It should be very. Though it is a very mind-blowing incident, because our school children at that country has been. It is a very unfortunate thing that happened. But anyway, on the international relationship, I don't want, but Karnataka government and the country will stand united to safeguard our Indian. Sir, have any political leaders connected with you with respect to the incident? Yes, of course, many of them are there. Our MLAs, 2 MLAs, 1 MLC, all of them, whichever party they are, all of them have been standing at their place. It is not only the MLAs. All citizens of India should be protected, and any lives of this world should not be killed like this merciless, especially children. It is very unfortunate. Will they be brought back in this particular? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिमी बंगाल के इस्लामपुर से भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शंखनाद किया। उन्होंने इस्लामपुर को ईश्वरपुर बनाने का ऐलान किया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि बंगाल के कोने कोने में जनता के मन में परिवर्तन की आग सुलग रही है। कलकत्ता की मां काली की जय के साथ एक बार जोर से बोलिए,
जय मां काली, जय मां काली, जय मां भारती। आज इस मिट्टी, इस बंगाल की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं और हमारे इस पूरे कार्यक्रम में बंगाल के अपने वरिष्ठ नेता, पश्चिम बंगाल के कोने कोने में जिस व्यक्ति का जुड़ाव हो, वैसे अपने वरिष्ठ नेता आदरणीय दिलीप घोष जी, अपने विजन गोस्वामी जी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, अपने वरिष्ठ तीनों सांसद कार्तिक चंद्र पॉल जी, खगेन मुर्मू जी, राजू बिष्टा जी, अपने शंकर चक्रवर्ती जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, माननीय सभी जिलाध्यक्षगण, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, यहां पर उपस्थित इस जिले के अपने सभी वरिष्ठ नागरिकगण, सभी जनता और हमारे सभी माताएं, सभी बहनें, मेरे युवा साथी, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। बंगाल की ये भूमि जिसका नाम को अब इस्लामपुर है ना। नितिन नबी ने ममता सरकार को घुसपैठिया सरकार करार दिया और कहा है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जहां मां काली की पूजा के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, जबकि नमाज अदा करने के लिए सबको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। आज हम बंगाल के इस पवित्र माटी से उन घुसपैठियों को भी स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आपने बंगाल में जिन घुसपैठियों का साथ दिया था, अब उन घुसपैठियों को बाहर करने का समय आ गया है। मां काली की पूजा करने के लिए हमें कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ये कहीं न कहीं स्पष्ट संदेश है कि किस प्रकार से यहाँ की सरकारें काम कर रही हैं। मित्रों, मेरे युवा साथियों, आने वाले समय में बंगाल को उस मानसिकता से मुक्ति दिलानी है जो मानसिकता तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होती है। बंगाल की जमीन को जब हम फेंसिंग के लिए मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि हम बंगाल की सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ममता दीदी के पास जमीन नहीं होता है देने के लिए और उस फाइल को अटकाती हैं, लटकाती हैं। लेकिन यहीं पर अगर कहें कि अगर बंगाल की जमीन पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जमीन देने की बात आएगी, तो ममता दीदी रेड कारपेट बिछाकर लोगों को जमीन देती है। इस बात को हमको समझना होगा। दीदी, आपने फर्जी कागजों के आधार पर देश के में घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया है और आप उन घुसपैठियों की लड़ाई लड़ने के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, पर जब यहाँ के मां बहनों का अपमान होता है तो आप पूरी तरह से नींद में सोई रहती हैं। उस समय आपको चिंता नहीं होती कि मां बहनों के लिए भी आपको कोर्ट के दरवाजे पर जाना चाहिए था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि पश्चिमी बंगाल सरकार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है और उस पर 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जन्म लेने वाला हर बच्चा 81,000 रुपए से ज्यादा के कर्ज के बोझ तले पैदा होता है। जब खजाना खाली हो जाता है तो बहनों भाइयों, आप जानते हैं विकास अपने आप रुक जाता है। खजाना में पैसा नहीं है तो राज्य का विकास कैसे होगा? राज्य की गरीबी कैसे दूर होगी? राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा? आज बंगाल की सरकार भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है और आर्थिक संकट पश्चिमी बंगाल में पैदा हुआ है तो यहां की सरकार के कारण पैदा हुआ है और कोई दूसरा कारण नहीं है। जो गलत सलत काम करने की आदत पड़ी हुई है, फिजूल खर्ची करने की आदत पड़ी है। राज्य पर आपको जानकर मैं आंकड़ा दे रहा हूं, राज्य पर पहले से ही 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। आप कल्पना करिए,
कि इस राज्य के ऊपर 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और लेने की तैयारी ममता जी कर रही हैं। 8 लाख करोड़ तो कर्जा है ही, 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और लेने की तैयारी हो रही है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब ममता जी की सरकार 2011 में बनी थी, उस समय कर्ज लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए था और आज माने 2 लाख करोड़ से कम का कर्ज था। आज वह बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो गया। बंगाल में जन्म लेने वाले हर बच्चे के ऊपर आप जानते हैं कितना कर्ज है। छोटा बच्चा भी मां की कोख के गर्भ से पैदा होता है तो 81,000 रुपए का कर्ज अपने ऊपर लेकर पैदा होता है। बहनों भाइयों, यह है हमारे पश्चिम बंगाल की हालत। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इतना कर्ज होने के बावजूद क्यों नहीं आपने यहां पर नए उद्योग लगाए? क्यों नहीं आपने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन में यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर सरकार से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये फैसले स्वर्ण समाज के साथ खुला अन्याय है। त्रिपाठी ने कहा है कि साधु संतों और स्वर्णों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जो समाज के लिए खतरे की घंटी है। भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन जिस तरीके से यूजीसी लागू किया गया उस पर भ्रमण क्या रहेगा? ये सरकार द्वारा घोर अन्याय है सवर्णों के साथ, और यह काला कानून है जो आने वाले दिनों में देश और समाज को बांट करके देश को पुनः गुलामी की ओर ले जाएगा। शंकराचार्य को लेकर क्या कहेंगे? शंकराचार्य के साथ जो भी कृत्य हो रहा है, चाहे वो सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा या जो भी आरोप घिनौना लगाया जा रहा है, यह बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। आज एक व्यक्ति अविमुक्तेश्वरानंद पर, जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उन पर आरोप लगाया जा रहा है। आने वाले दिनों में कल कोई बात आएगी तो यही होगा कि वो रैपिस्ट शंकराचार्य, तो शंकराचार्य शब्द जो है कलंकित हो रहा है। इस सनातनी सरकार में, जो सरकार अपने को सनातनी कहती है, हिंदूवादी कहती है, उस सरकार में शंकराचार्य पर दुष्चरित्र का फर्जी आरोप लगा करके उनको बदनाम किया जाए, ब्राह्मण छोटे छोटे ब्राह्मण भट्टों की चोटी खींच करके घसीट करके मारा जाए, ये इससे बड़ा कुशासन देश में कभी मैंने मुगलों के काल में, अंग्रेजों के भी काल में नहीं देखा गया होगा। देश में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मदुरै के ऐतिहासिक मंदिर में दीपम विवाद पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं को बचाना उनका संकल्प है। स्टालिन ने मोदी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि डीएमके सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। 2021 ஆண்டிலேயே 10 ஆண்டுகளுக்கான விஷனோட தான் நான் வந்தேன். ஸ்டாலினின் 7 உறுதிமொழிகள்னு 2031 வரைக்குமான தொலைநோக்கு குறிக்கோள்களை சொல்லிட்டு தான் முதலமைச்சராக நான் பொறுப்பேற்றேன். நான் நினைச்சதை விட அதிக வேகத்தில் அதை நோக்கி பயணிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அண்மையில் வெளியான மாநில பொருளாதார அறிக்கையை கூட அதைத்தான் சொல்லுது. தமிழ்நாடு இதே வளர்ச்சியை தக்க வச்சுக்கிட்டா $1 மில்லியன் பொருளாதாரம் என்ற இலக்கை அடையும்னு அதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால் என்னோட விஷனை ரியாலிட்டியாக மாற்றுறதுக்கு அடுத்த 5 ஆண்டுகளும் இதே மிஷன் மூடில் நாங்கள் உழைப்போம். என்னை பொறுத்தவரை மக்களின் தேவையறிந்து திட்டங்களை நிறைவேற்றியிருக்கிறேன். மக்கள் சொல்லுகிற குறைகளை மட்டும் இல்லை, எதிர்க்கட்சியை சொல்லக்கூடிய குறைகளையும் காது கொடுத்து கேட்டு அதை சரி செய்கிறேன். நேற்று மதுரை வந்த மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்கள் மதுரை வாயில் துறைமுக மேம்பால பணிகள் தாமதம் குறித்து குற்றச்சாட்டி அதை குறிப்பிட்டு பேசியிருக்கிறார். அவர் கூட்டணி வச்சிருக்கக்கூடிய அதிமுக தான் இந்த திட்டம் வரக்கூடாதுன்னு ஏற்கனவே தடை வாங்கினாங்க, வழக்குன்னு வாதாடினாங்க. இந்த பணிகள் நாங்கள் இந்த ஒன்றிய அரசுகிட்ட சொல்லி இப்போதான் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு. திமுக ஆட்சி என்றால் வளர்ச்சி, வளர்ச்சி என்றால் திமுக ஆட்சி. இது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும். இருந்தாலும் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு சொல்ல சாதனைகள் இல்லாத காரணத்தால் தான் தேர்தல் நேரத்தில் பொய்யை அவிழ்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார். இதை விட பெரிய காமெடியும் நேற்று மேடையில் அவங்க பேசும்போது நடந்துச்சு.
बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।